So students, in this video we will study mechanism of concentration of the filtrate. जो रीनल फिल्ट्रेट फिल्टर होता है वो कैसे आगे कंसंट्रेटेड होता चला जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैमल्स के पास एक एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो हेनलेज लूप है और जो वासा रेक्टा है, ये दोनों इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फिल्ट्रेट का फ्लो है हमारे हेनले लूप के दोनों लिम्स में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। शुरुआत में नीचे की तरफ जाता है फिल्ट्रेट, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ फिल्ट्रेट जा रहा है एंड देन असेंडिंग लिम्ब में वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। इसको मतलब लेंगे आप काउंटर करंट, इसको हम काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब जो वासा रेक्टा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वासा रेक्टा जो है साइड में बना के दिखाया हुआ है आपको। वैसे वासा रेक्टा कहाँ होता है? वासा रेक्टा एकदम हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके साथ में ही होता है। देखिए वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा जो है बिल्कुल नेफ्रॉन के साथ साथ है। तो आपको समझाने के लिए इसको वासा रेक्टा को थोड़ा सा साइड में बना के दिखाया गया है। ठीक है ना। तो वासा रेक्टा में देखिए फ्लो कहाँ है, किस तरह से है। तो देख रहे हैं आप, फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। जो वासा रेक्टा में फ्लो हो रहा है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो भी काउंटर करंट है। तो जहाँ हम लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट देखते हैं, वहीं हमें वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट होता हुआ दिखाई देता है। और ये सब जो होता है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए और फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के लिए होता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा as well as the counter current in them help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the medulla। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे, इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यस, जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हो, आप देखते हो कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये बढ़ती चली जा रही है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट कंटेंट इज इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन टुवर्ड्स द मेडुला फ्रॉम कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कहाँ है? ऊपर वाला पोर्शन है। अब कॉर्टेक्स और मेडुला की जो पोजीशन है इन द किडनी हम लोग जानते हैं। तो फ्रॉम कॉर्टेक्स टू आउटर मेडुला एंड देन इनर मेडुला, एज वी गो डाउन वी सी दैट द ऑस्मोलैरिटी इज राइजिंग। क्लियर? फ्रॉम 300 टू 1200। तो इसके कारण जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो बहुत इफेक्टिवली होता है, अच्छे तरीके से होता है। और आप देखते हो कि फाइनली हमारा जो वाटर है वो बहुत सारी जगहों से रीअब्जॉर्ब होता है इसके कारण ही। और हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होता चला जाता है। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतना ज़्यादा जो अपना मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, यानी हमारे लूप ऑफ हेनले के बाहर ये वाला जोन, और यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद जो ब्लड है हमारा, वो जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे आप देखते हो कि उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है पानी का निकल जाना। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में और वासा रेक्टा में, आप ये देख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड के आ जाने से भी और यूरिया के आ जाने से भी, देखो यूरिया ये यहाँ से निकला कलेक्टिंग डक्ट से
और वापस हमारे लूप ऑफ हेनले में आ गया। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इस पोर्शन पर यहाँ पर आप देखते हो कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। तो ऑस्मोलैरिटी के पीछे यूरिया और सोडियम क्लोराइड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। We see that sodium chloride is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. आप देखो ज़रा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, पहले जो डिसेंडिंग लिम्ब था यहाँ से तो वाटर बाहर गया था, उसके बाद हमने ये देखा कि जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से क्या जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहा है। अब वो सोडियम क्लोराइड यहाँ से जा किधर रहा है, वो जा रहा है वासा रेक्टा में। क्लियर? जो सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलता हुआ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गया है, वह वहाँ से किधर जा रहा है, वह वहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है। कैन यू सी दिस? फ्रॉम हियर द सोडियम क्लोराइड इज गोइंग हियर। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, जो वासा रेक्टा में है आप उसमें देखो धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी राइज करेगी और 1200 पे पहुंच गई है ना। और आपने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ देखिए वाटर के निकलने के कारण भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि पानी निकल रहा है और सोडियम क्लोराइड आ रहा है, विच विल इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी। जस्ट लाइक in the loop of Henle, look what is happening. Water is going out, it is reabsorbed. When water is reabsorbed, we see that the osmolarity is rising, और होना भी चाहिए, पानी के निकलने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और फिर देखो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है इनर मेड्यूला में। उसके बाद जैसे जैसे फ्लड ऊपर की तरफ जाएगा हम देखेंगे इसमें से सोडियम क्लोराइड निकलता चला जाएगा, और जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड निकलेगा तुम देखो दोबारा से कंसंट्रेशन नॉर्मल होती चली जाएगी। तो कंसंट्रेशन जो है वो कॉर्टेक्स में आते आते दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाती है। नेट आउटपुट क्या रहता है कि पानी हमारा बहुत सारा निकल चुका है यूरिन में से, जिसकी हमें और हमारी बॉडी को आवश्यकता है। इज इट राइट? उसके बाद अगर हमारी बॉडी को नीड लगती है और वाटर को निकालने की, तो वो एक्टिवली भी निकाल सकती है या हार्मोनल मैकेनिज्म से भी उसको रीअब्जॉर्ब कर सकती है, जो कि डीसीटी में होता हुआ आप देखेंगे। वहीं डीसीटी में सोडियम क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है। फर्दर दोबारा से जब वो फ्लड कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो आप देखो हमारे मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी वो ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए, इस फ्लड में से फिर से वाटर बाहर निकलना शुरू होगा। ये पानी बाहर क्यों निकल रहा है, ये पानी रीअब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? बिकॉज आप नीचे आ रहे हो मेडुला की तरफ और यहाँ ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये वाटर इसको छोड़ेगा। किसको? कलेक्टिंग डक्ट को, फिल्ट्रेट को छोड़ करके पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये ऑस्मोसिस है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन हाई है और अंदर लो है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक फ्लड है जो नीचे आ रहा है एज कंपेयर टू द मेडुला। बिकॉज मेडुला आप देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन हियर, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो पानी को निकलना ही पड़ेगा इसमें से, तो यूरिन फाइनली कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, विच विल पास आउट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। So, the above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradients help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate which is called as urine. और ह्यूमन बॉडी में एबिलिटी है हमारी किडनीज में कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट आता है फिल्टर होके बोमैन कैप्सूल से, उसको 4 गुना तक वो कंसंट्रेट कर लेती हैं अपने इस एक्शन से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से।
तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट भी हमारी बॉडी करती है, उसको मॉनिटर करती रहती है, और इसमें हार्मोनल फीडबैक का या हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और हार्ट भी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, या आप ये कह लें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी को जांचते रहते हैं, उसको मेज़र करते रहते हैं। और जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम चेंज होता है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा, या आपका बॉडी फ्लड वॉल्यूम चेंज होगा, या आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज होगा ब्लड में या हमारे फ्लड में, तो फिर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, और एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। अगर पानी कम होने लग जाएगा आपकी बॉडी में से, जो बॉडी फ्लड्स हैं, तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो रिसेप्टर्स किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि आप एक हार्मोन को रिलीज करो जिसका नाम है एडीएच। ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस हेल्प करेगा एडीएच रिलीज में फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। अब एडीएच जब ब्लड में आएगा तो वो किडनी के पास पहुंचेगा, और वहां पर जाके वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कहाँ से, लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के लास्ट वाले पार्ट्स जो हैं वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जैसे डीसीटी है। और हम देखेंगे कि डाईयूरेसिस नहीं होगा, बिकॉज जब ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होने लगेगा बॉडी में तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा ना, डाईयूरेसिस नहीं होगा, इसलिए तो उसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और जैसे ही बॉडी फ्लड वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मलाइज होने लगेगा, वैसे ही ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे, यानी उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और हम देखेंगे कि एडीएच की रिलीज भी कम हो जाएगी, और इस तरह से ये अपना मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। एडीएच का एक और काम है कि वो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट लाती है ब्लड वेसल्स पर, क्योंकि इसका देखिए एक नाम पड़ा हुआ है वैसोप्रेसिन, तो मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करना, जिसके कारण ब्लड प्रेशर राइज होता है, और जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो जीएफआर बढ़ता है, तो ये जीएफआर को बढ़ाने का काम भी करता है। नेक्स्ट वे है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपल। कल पढ़ा था, दूसरे एक लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज जेजीए। सो जेजीए भी एक रेगुलेटरी रोल निभाता है। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया है, ठीक है ना, या ब्लड प्रेशर कम हो गया है ग्लोमेरुलर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे जेजी सेल्स जो हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक हार्मोन को रिलीज करेंगे, इसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करेगा कि वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, और जिसके कारण अपना जीएफआर बढ़ता है, और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ था कि वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जीएफआर घट गया था, तो जेजी सेल्स ने क्या किया, रेनिन को रिलीज किया। रेनिन ने क्या किया, ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजिन था उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन किया, और एंजियोटेंसिन 2 ने वैसो कंस्ट्रिक्शन का जॉब किया, जिससे दोबारा जीएफआर नॉर्मलाइज हो गया। सो
angiotensin 2 is a very powerful vasoconstrictor. You must remember that. एंजियोटेंसिन 2 एक काम और करता है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ है? एड्रीनल ग्लैंड में है. और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है? किडनी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है. अब एड्रीनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन. अब ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम आयंस का और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल. अब क्या होगा? जब सोडियम आयंस रीएब्जॉर्ब होंगे, हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे, तो पानी भी आएगा साथ में इसके पीछे पीछे बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. एंड सो व्हाट विल राइज? द जीएफआर विल राइज बिकॉज फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है. सो जीएफआर विल राइज. तो अब आपने देखा जीएफआर को बढ़ाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? रेनिन भी हेल्प कर रहा है, एंजियोटेंसिन भी हेल्प कर रहा है. तो इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. जहां देखो आप जीएफआर बढ़ ही रहा है. तो क्या इसको कम करने का भी कोई तरीका है? हमारा जो हार्ट होता है उसके एट्रिया जो होते हैं, यानी दोनों एट्रियम्स जो होते हैं, अगर उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इसके कारण हार्ट ANF को रिलीज करता है, विच इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ANF वैसोडायलेशन में हेल्प करता है, और आपको पता है कि जब वैसोडायलेशन होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल ड्रॉप, डिक्रीज. तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने वाला कौन है? ANF है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड इट इज रिलीज्ड बाय द हार्ट. हार्ट में कौन सी जगह? एट्रिया. तो ANF मैकेनिज्म जो है, इट इज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. Okay, so that's it for today. Thank you very much for watching this video.